क्या आपने भी अपने किसी फ्रेंड को कहते हुए सुना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस हो गया या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग इज़ जस्ट फॉर गैम्बलिंग? बट डू यू नो, ऑन द अदर साइड, institutional investors and many of the smart investors are making crores in these option and future derivatives. So today I'm going to explain you what these derivatives actually are and how they operates in the context of Indian stock market. आज मैं आपको समझाने वाला हूँ डेरिवेटिव्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन, और ये कैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में ऑपरेट करते हैं, वो भी बहुत आसान शब्दों में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं डेरिवेटिव्स को। तो डेरिवेटिव्स फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो अपनी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू किसी दूसरी असेट से ड्राइव करते हैं। अगर इसे एक आसान से एग्जांपल से समझें, तो अगर आज आप अपने फ्रेंड के साथ एक अग्रीमेंट करते हैं कि आप उसकी यूज्ड कार को 3 महीने बाद जो भी न्यू कार होगी उसके प्राइस से 6 लाख कम पे परचेज करेंगे, तो ये आपका एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू न्यू कार के प्राइस पे डिपेंड होगी। अगर न्यू कार की प्राइस 10 लाख है तो आप उसकी यूज्ड कार को 4 लाख पे परचेज करेंगे, 6 लाख कम पे। तो चलिए ये हो गया डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट। अब इंडिया में डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट कई तरह के होते हैं। वो स्टॉक मार्केट में हो सकते हैं, वो कमोडिटी मार्केट में हो सकते हैं, वो आपके नॉर्मल डेली आप लाइफ में देख सकते हो। लेकिन अब अगर हम बात करें इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट में दो तरह के डेरिवेटिव्स होते हैं। एक होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स और एक होते हैं ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स। ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स जनरली हेजिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं और उनको आपको बैंक या फिर डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशन में जाके आपको उन्हें परचेज करना पड़ता है। ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स में हमारे अदर डेरिवेटिव्स आते हैं, लाइक आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, आपके स्वैप्स, आपके करेंसी स्वैप, इंटरेस्ट स्वैप्स। लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स जो होते हैं उसको आप स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि आपके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ही आप उसको ट्रेड कर सकते हो, परचेज सेल कर सकते हो। हाउएवर आपको उनको ट्रेड करने के लिए एक इंटरमीडियरी की ज़रूरत पड़ती है। आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में उनको ट्रेड नहीं कर सकते, और उस इंटरमीडियरी को ही हम स्टॉक ब्रोकर बोलते हैं। तो आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है स्टॉक ब्रोकर के पास, ऑब्वियसली। तो चलिए आप समझते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर एक पार्टी अग्रीमेंट करती है दूसरी पार्टी के साथ में एक फिक्स्ड क्वांटिटी को फिक्स प्राइस पे बाय या सेल करने का फ्यूचर डेट पर। तो अगर इसको एक आसान से एग्जांपल से समझें, तो अगर आज आप अपने एक फ्रेंड के साथ में अग्रीमेंट करते हो किसी एबीसी कंपनी के एक लॉट 10,000, एक लॉट में सपोज कि 10,000 शेयर्स की क्वांटिटी है, एक लॉट बाय करने का 10 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से आफ्टर 3 मंथ। तो आफ्टर 3 मंथ अगर आपकी एबीसी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू 10 रुपीज़ से अगर 12 रुपीज़ हो जाती है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर वो 10 रुपीज़ से 9 रुपीज़ हो जाती है तो आपको लॉस हो जाएगा। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं जो इसको बाकी डेरिवेटिव से यूनिक बनाता है। तो चलिए उन फीचर्स को पहले समझ लेते हैं। तो अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट यूनिक फीचर है, यहाँ पर फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो फिक्स्ड लॉट साइज़, फिक्स्ड एक्सपायरी डेट और फिक्स कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के साथ में ही अवेलेबल होते हैं, आप इनको कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। दूसरा यूनिक फीचर है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में करते समय आपको पूरा पेमेंट अपफ्रंट नहीं करना होता, आपको सिर्फ मार्जिन का अमाउंट पे करना होता है। सपोज़ आपने अपने फ्रेंड के साथ या फिर आपने एक अग्रीमेंट फ्यूचर बाय किया एबीसी कंपनी का एक लॉट परचेज करने का 10 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, तो उस केस में आपको अपफ्रंट 1 लाख रुपीज़ नहीं देना पड़ेगा, आपको सिर्फ जो भी मार्जिन होगा उस लॉट का आपको सिर्फ वो पे करना पड़ेगा। थर्ड यूनिक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का वो है डेली सेटलमेंट। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डेली सेटल होता है, डेली प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होता है, आपके अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट होता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक्सपायरी डेट पे ही जाके सेटलमेंट होता है। तो अगर हम सेम एग्जांपल को लें, तो अगर एबीसी कंपनी के शेयर की वैल्यू कल 10 रुपीज़ से 12 रुपीज़ हो गई, तो आपको 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा, जो प्रॉफिट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और अगर एबीसी कंपनी के शेयर की वैल्यू नेक्स्ट डे 12 रुपीज़ से 9 रुपीज़ रह गई, तो उस केस में आपको 30,000 का लॉस हो जाएगा और वो लॉस आपके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। तो आपका जो नेट प्रॉफिट और लॉस है, आप नेट 10,000 आप लॉस में चल रहे होगे और आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू रह जाएगी 90,000 रुपीज़। फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर है फ्यूचर का कि यहाँ पे सेटलमेंट कैश बेसिस पे होता है, यहाँ पे फिजिकल डिलीवरी नहीं होती, आपको फिजिकली स्टॉक परचेज करने की या सेल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस है वो कैश में सेटलमेंट हो जाएगा, आपके अकाउंट में वो
क्रेडिट या डेबिट हो जाएगा, जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है, तो चलिए ये हो गए फ्यूचर के हमारे फीचर्स। अब चलिए एक एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज़ आपने आज एक फ्यूचर परचेज़ किया ABC कंपनी का, एक लॉट आपने 10 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से परचेज़ किया। अब आपने अग्रीमेंट परचेज़ किया था 3 मंथ एक्सपायरी वाला, जिसकी एक्सपायरी थी आफ्टर 3 मंथ। अब क्योंकि यहाँ पे डेली सेटलमेंट होता है, तो सपोज़ कि कल आपका ABC कंपनी की शेयर्स की वैल्यू सिर्फ 9 रुपीज़ रह गई, तो आपको 10,000 का लॉस हो गया। तो वो 10,000 का लॉस आपके अकाउंट में हो जाएगा डेबिट। अब नेक्स्ट डे सपोज़ कि ABC कंपनी के शेयर 9 रुपीज़ से 11 रुपीज़ हो गया, तो आपको 20,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो प्रॉफिट भी आपके अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट। तो आपकी नेट पोजीशन चल रही होगी आफ्टर 2 डेज़, आप 10,000 प्रॉफिट पे होगे, आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी 1,10,000 रुपीज़। अब चलिए सपोज़ एक ऐसी सेल का एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने एक फ्यूचर सेल किया, परचेज़ करने की जगह आपने फ्यूचर सेल किया, सेम एक लॉट का 10 रुपीज़ पर लॉट पर शेयर के हिसाब से। और सपोज़ अगर फ्यूचर पे अगर कल ABC कंपनी के शेयर की वैल्यू हो गई 11 रुपीज़, मतलब 1 रुपये बढ़ गया, तो उस केस में आपको यहाँ पे लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपने फ्यूचर सेल किया हुआ है, तो आपको बायर को 10,000 पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसके नेक्स्ट डे अगर फ्यूचर की वैल्यू अगर ABC कंपनी के शेयर की वैल्यू घट के हो गई 9 रुपीज़, तो उस केस में आपको 20,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि अब आपने फ्यूचर सेल किया हुआ था और ये प्रॉफिट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो जो भी डेली सेटलमेंट होता है डेली प्रॉफिट और लॉस का, वो आपके डीमैट अकाउंट में आपके क्रेडिट या डेबिट होता रहता है, और एक्सपायरी डेट पे वो आपका फाइनल सेटलमेंट हो जाता है। तो चलिए आप समझते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को। इससे पहले कि हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पे चलें, एक चीज़ और बता देता हूँ कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो ऑब्लिगेटरी होते हैं। यहाँ पर आप लीगली बाइंड होते हो कि आपको जो भी एक्सपायरी पे जो भी सेटलमेंट होगा उसको पे करने के लिए, या फिर जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है वो आपको उसका आपका राइट होता है, आपका लीगल राइट होता है वो। ठीक है, तो आप लीगली बाइंड होते हो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते एक्सपायरी डेट पे। अब आते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पे। जैसे कि ऑप्शन समझ रहे, आपको नाम से ही समझ में आ रहा हो कि ऑप्शन, तो ऑप्शन भी एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स हैं फ्यूचर की तरह, लेकिन ऑप्शन में पार्टी को ऑप्शन मिलता है। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ में एग्रीमेंट करती है टू बाय ऑप्शन। सो सपोज चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपने एक ऑप्शन बाय किया ABC कंपनी का 1 लॉट का 10 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, और 3 मंथ के ड्यूरेशन का। तो आफ्टर 3 मंथ अगर ABC कंपनी के शेयर्स की वैल्यू 10 रुपये से बढ़ के 11 रुपये हो गई, तो उस केस में आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। उस केस में आप ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हो। आप ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे तो आपको 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर ABC कंपनी के शेयर की वैल्यू आफ्टर 3 मंथ 10 रुपीज़ से सिर्फ 9 रुपीज़ रह गई, तो उस केस में आपको क्योंकि ऑप्शन से लॉस हो रहा होगा, तो उस केस में आप ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करोगे। आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको एक्सरसाइज ना करो, आप अंडर ऑब्लिगेशन नहीं हो एक्सपायरी डेट पे, तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑप्शन। अब ऑप्शन भी 2 तरह के होते हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन जनरली आप बाय करने के लिए लेते हो, और पुट ऑप्शन आप सेल करने के लिए लेते हो। सो चलिए कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को समझते हैं। जब आपको लगता है कि फ्यूचर में स्टॉक के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो आप कॉल ऑप्शन लेते हो। तो अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे और आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे, तो ऑब्वियसली बात है कि जो भी प्राइस बढ़ेगा वो आपको मिलेगा, तो वो आपका प्रॉफिट होगा। ऐसे ही अगर आप पुट ऑप्शन लेते हो, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में प्राइस गिरने वाले हैं, तो आप पुट ऑप्शन लेते हो। तो अगर आपको स्टॉक सेल करना है, आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है और आपको सेल करना है, और आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस गिरने वाले हैं, तो फिर आप पुट ऑप्शन लोगे। और अगर फ्यूचर में प्राइस स्टॉक का गिर गया, तो जो भी डिफरेंस होगा आपका स्पॉट रेट और कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी की डेट पे जो भी प्राइस होगा उसके बीच में डिफरेंस होगा, वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, वो आपको मिलेगा। तो चलिए आप इसको भी एक आसान से एग्जांपल से समझते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को। तो सपोज़ आपने एक ऑप्शन बाय किया ABC कंपनी की एक लॉट का 10 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से,
सबसे पहले आपने कॉल ऑप्शन बाई किया और 3 मंथ के बाद ABC कंपनी के शेयर का प्राइस था 12 रुपीज़। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि तो आप ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे, आपको 20,000 रुपीज़ मिल जाएगा। अब सपोज़ अब आपके पास सपोज़ कि आपने ABC कंपनी के शेयर परचेज़ कर रखे हैं, आपके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं, फिजिकल शेयर्स हैं। अब आपको उसे बेचना है 3 महीने बाद, पर आपको लगता है कि प्राइस गिर सकता है आफ्टर 3 मंथ, तो यहाँ पर आप पुट ऑप्शन बाय करोगे। और अगर फ्यूचर में ABC कंपनी का प्राइस 10 रुपीज़ से 8 रुपीज़ हो जाता है, तो फिर उस केस में आप अपना ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे, जहाँ पे आपको 20,000 रुपीज़ मिल जाएगा और 20,000 का आपको बेनिफिट हो जाएगा। अगर इन दोनों ही कंडीशन में अगर प्राइस का मूवमेंट आपके फेवर में नहीं है, अगर आपको बाय करना है और प्राइस कम हो गया, तो ऑब्वियसली बात है कि आप कम प्राइस पे ही मार्केट से बाय करोगे। ऐसे ही अगर आपको सेल करना है और प्राइस बढ़ गया, तो ऑब्वियसली बात है कि आप ज़्यादा प्राइस पे ही मार्केट में सेल करोगे, तो उस केस में आप ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करोगे। तो अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो, तो आपका जो प्रॉफिट है वो आपका अनलिमिटेड होता है, लेकिन आपको जो लॉस है वो लिमिटेड होता है। वो कैसे? क्योंकि आपको ऑप्शन बाय करते समय एक प्रीमियम पे करना होता है, ऑप्शन प्रीमियम। तो आपको आपका जो लॉस है वो मैक्सिमम लॉस आपका ऑप्शन प्रीमियम के इक्वल होगा। अगर आपका प्राइस मूवमेंट आपके फेवर में नहीं है और आपने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही लॉस हो जाएगा आपको, जो आपने प्रीमियम पे किया वही आपका लॉस होगा। वैसे ही अगर आप ऑप्शन सेल करते हो, तो उस केस में ये पोजीशन अपोजिट हो जाएगी। चलिए अब एग्जांपल समझते हैं ऑप्शन सेल करने का। तो अगर आपने एक ऑप्शन सेल किया, ABC कंपनी का एक लॉट का 10 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से आपने ऑप्शन सेल किया फॉर 3 मंथ विद 3 मंथ मैच्योरिटी पीरियड। अब अगर फ्यूचर में ऑप्शन के ABC कंपनी का स्टॉक के प्राइस हो गए 12 रुपये, तो उस केस में क्योंकि बायर जो है वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, तो आपको बायर को 20,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा। और अगर फ्यूचर में ABC कंपनी के शेयर का वैल्यू गिर जाती है, वो 8 रुपये रहता है, तो उस केस में बायर जो है वो एक्सरसाइज नहीं करेगा ऑप्शन, और आपको जो आपने प्रीमियम आपको मिला है बायर से, वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हैं, अगर आप कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हैं, तो उस केस में आपका लॉस जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड है। वो आपका जो मार्जिन आपको मिला है उतना ही आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है। अब अगर आप पुट ऑप्शन सेल कर रहे हैं, तो उस केस में चलिए पुट के भी एक एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज़ आपने पुट ऑप्शन सेल किया, फ्यूचर में प्राइस हो गया 13 रुपीज़, 10 रुपीज़ की जगह 13 रुपीज़ हो गया। अब यहाँ बायर को दिखा कि मार्केट प्राइस जो है वो 13 रुपीज़ हो गया है, जबकि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है 10 रुपीज़ का। तो इस केस में जो भी जिसने भी पुट ऑप्शन बाय किया हुआ है, ऑब्वियसली होता है वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा, वो मार्केट में जाके 13 पे बेचेगा। तो इस केस में क्या होगा कि आपको जो प्रीमियम मिला है वो प्रीमियम आपकी इनकम हो जाएगी और आपको इसमें कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आप अगर दूसरा सिनेरियो ले लें कि जहाँ पे अगर मार्केट प्राइस 10 रुपीज़ से 7 रुपीज़ हो गया है, तो उस केस में जो बायर है वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, आपको 30,000 रुपीज़ बायर को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका लॉस जो है वो अनलिमिटेड है। मतलब अगर आप पुट ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो आपका लॉस अनलिमिटेड है, लेकिन आपकी इनकम जो है वो लिमिटेड है। जो भी आप प्रीमियम अर्न कर रहे हैं वही आपकी इनकम है। तो जैसे कि हमने फ्यूचर में डिस्कस किया था कि फ्यूचर के कुछ यूनिक फीचर्स थे। ऑप्शन के केस में कुछ फीचर्स हैं जो फीचर्स सेम हैं, जैसे कि ऑप्शन भी सेटलमेंट कैश बेसिस पे होता है। ऑप्शन में भी आपको अपफ्रंट में पूरा अमाउंट पे नहीं करना होता, सिर्फ आपको मार्जिन या प्रीमियम पे करना होता है। थर्ड, फ्यूचर में जैसे हम डेली सेटलमेंट होता था, जिसे हम मार्क टू मार्क बोलते थे, मार्क टू मार्क सेटलमेंट। ऑप्शन में सेटलमेंट सिर्फ एक्सपायरी डेट पे होता है। एंड ऑप्शन के भी लॉट साइज और एक्सपायरी डेट जो है वो फिक्स्ड होती है फ्यूचर की तरह। तो ये होते हैं हमारे ऑप्शन और फ्यूचर। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल था या इन्फॉर्मेटिव था, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और हमें फॉलो करते रहिए। हम ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और ऐसे ही और वीडियोज़ लेकर आएंगे।
साथ ही में हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसे हम अपने वीडियोज़ को इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। फिर मिलेंगे इस चैनल पे, तब तक के लिए थैंक यू और हैप्पी रिपब्लिक डे।